गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिशा के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम साइंस की दूसरी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो पहली क्लास में मैंने बताया उसका एक बार रिवीजन हम कर लें। इससे पहले जो हमने जानकारी सर्कुलेटरी सिस्टम हमने स्टार्ट किया था और मानव के रुधिर परिसंचरण तंत्र के विषय में हम जानकारी पढ़ रहे थे, जिसमें ह्यूमन ब्लड की हमने बात की थी। ह्यूमन ब्लड में कुछ क्वेश्चंस मैंने बताए थे, जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने बताया था कि जो रक्त का अध्ययन है ये हिमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त मापने का यंत्र जो है ये हीमोसाइटोमीटर है। और इसके अलावा इससे जुड़ी हुई चीजें जो मैंने बताई कि जो ब्लड है इसका लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण है, जिसमें हीम जो है आयरन कंपाउंड है और ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है। इसके अलावा ये भी जानकारी हमने पढ़ी थी कि कॉकरोच के रक्त का जो सफेद रंग होता है ये हीमोलिम्फ के कारण होता है, और ऑक्टोपस के रक्त का जो नीला रंग होता है ये हीमोसाइनिन के कारण होता है। और इसके अलावा हमने ये भी जानकारी पढ़ी थी कि मानव के रक्त का पीएच मान जो है ये 7.4 होता है। इसकी प्रकृति जो है ये बेसिक होती है, अल्कलाइन होती है, जल में घुलनशील होता है और क्षारीय प्रकृति का होता है। और इसके अलावा ये भी जानकारी हमने पढ़ी थी कि जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है ये बोन मैरो में होता है, यानी अस्थि मज्जा में होता है। इसके अलावा ये भी जानकारी हमने आगे पढ़ ली थी कि ब्लड का जो मेन फंक्शन है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन। आगे जाके हमने कुछ और जानकारियां जो पढ़ी थी कि हमने ब्लड के कंपोनेंट्स को दो भागों में बांटा था। एक जो था वो था लिक्विड पार्ट और एक सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट को हमने नाम दिया था प्लाज्मा, और सॉलिड पार्ट में हमने ब्लड सेल्स को पढ़ा, जिनमें पहली आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी और तीसरी थी प्लेटलेट्स। जो लिक्विड पार्ट प्लाज्मा था ये 55% था, जबकि जो सॉलिड पार्ट था सेल्स का ये 45% था। इसके अलावा ये भी जानकारी हमने प्लाज्मा के विषय में पढ़ी थी कि प्लाज्मा जो है इसमें जो सेल अनुपस्थित होती है वो होती है आरबीसी, और प्लाज्मा का जो कलर होता है लाइट येलो होता है, और इसका जो कारण होता है ये बिलिरुबिन होता है, और बिलिरुबिन का स्रावण जो होता है यकृत यानी कि लीवर से होता है। इसके बाद जो जानकारी हमने पढ़ी थी कि ब्लड की जो ये सेल है आरबीसी, आकार में ये सेल जो होती है सबसे छोटी होती है, लेकिन संख्या के आधार पे ये सबसे अधिक संख्या में होती है, यानी इनकी संख्या जो होती है मिलियंस में होती है। आरबीसी के बारे में ये भी हमने पढ़ा था कि जितने भी मैमल्स होते हैं इनके आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन इसके दो अपवाद मैंने बताए थे, कैमल और लामा, जिनकी की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। इसके अलावा आगे हमने जो जानकारियां पढ़ी थी वो हम पढ़ रहे थे आरबीसी के फंक्शन के विषय में। और आरबीसी के जो फंक्शन हमने पढ़े थे, आरबीसी के फंक्शंस में जैसे पहला मेन फंक्शन मैंने बताया था कि आरबीसी का मेन फंक्शन जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ही है। और दूसरी बात यहां से निकल के जो आई थी कि आरबीसी जो है ये ब्लड की मेन सेल्स है। तो इतनी जानकारी दोस्तों हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी, और अब हम ब्लड की दूसरी सेल यानी डब्ल्यूबीसी के विषय में बात करेंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं अब ब्लड की दूसरी सेल की यानी डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी को हिंदी में कहा जाता है श्वेत रक्त कणिकाएं। और श्वेत रक्त कणिकाओं डब्ल्यूबीसी के विषय में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि डब्ल्यूबीसी का जो मेन फंक्शन होता है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है, यानी रोगों के विरुद्ध लड़ने में सहायता करना जो काम होता है डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन होता है। डब्ल्यूबीसी के बारे में कुछ जनरल जानकारियां जब हम देखें तो पहली बात तो ये निकल के आएगी, जो जैसे मैंने आरबीसी में बताया था मैमल्स के, कि मैमल्स के आरबीसी में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, लेकिन मैमल्स की डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात इसमें जो ध्यान रखनी है कि जो डब्ल्यूबीसी होगी इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है मेल्स और फीमेल्स में संख्या के आधार पे, यानी कि लगभग 8 से 10,000 जो होंगी ये संख्या में होंगी मेल्स में भी और फीमेल्स में भी, यानी इसमें विशेष कोई अंतर नहीं होता है मेल्स और फीमेल्स में। अगली बात जो इसमें आपको ध्यान रखनी है कि डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है यानी जीवन काल होता है ये 2 से 4 दिन होता है। 2 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है। और इसके अलावा जो जानकारी हमें याद रखनी है कि फॉर्मेशन डब्ल्यूबीसी का कहाँ होता है, तो डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन जो है ब्लड में होता है, और इनकी जो मृत्यु होती है वो भी ब्लड में ही होती है। अगर दोस्तों ब्लड ऑप्शन में ना हो, यानी कि यह आए कि डब्ल्यूबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो अगर ब्लड ऑप्शन में ना हो तो दूसरा ऑप्शन आप टिक कर सकते हो लीवर, क्योंकि कुछ मात्रा में डब्ल्यूबीसी जो होती है वो मर के एकत्रित होती है लीवर में। तो ये भी आप जो है ध्यान रखेंगे कि अगर ब्लड ऑप्शन में ना हो तो हमें लीवर वाला ऑप्शन जो है वो टिक करना है।
अगली बात जो हम इसमें देखते हैं, एक बात और हमें पता होनी चाहिए कि आरबीसी रेशियो, डब्ल्यूबीसी रेशियो, प्लेटलेट्स, इन तीनों का रेशियो क्या होता है। तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स का रेशियो जब हम देखेंगे तो मैंने बताया था आरबीसी सर्वाधिक संख्या में होती है मिलियंस में, डब्ल्यूबीसी सबसे कम होती है, और प्लेटलेट्स जो होती हैं ये इस रेशियो में होती है। यानी कि इन तीनों का जो रेशियो होता है 600 रेशियो 1 रेशियो 40 होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कभी कभी पेपर में जो हो सकता है या आगे पीछे हो सकते हैं, जिसका ध्यान आप इस प्रकार से रख सकते हो कि आरबीसी सर्वाधिक है मिलियन में, प्लेटलेट जो है लैक्स में है, और डब्ल्यूबीसी जो है थाउजेंड्स में है। तो जैसे जिसकी संख्या है वैसे ही उसका अनुपात भी होगा। आरबीसी सर्वाधिक है तो इसका अनुपात ज्यादा होगा 600, डब्ल्यूबीसी सबसे कम है तो इसका अनुपात 1 होता है, और प्लेटलेट्स का जो होता है ये 40 होता है। तो ये 600 अनुपात 1 अनुपात 40 का अनुपात आपको ध्यान रखना है। एक और बात दोस्तों, इसमें अगली बात जो मैंने कल बताई थी, आकार के आधार पर मैंने बताया था कि आकार के आधार पर ब्लड की सेल्स जो होंगी इस प्रकार से इनका क्रम होगा। तो इस आधार पर हमें ये पता लग रहा है कि डब्ल्यूबीसी जो है ये लार्जेस्ट ब्लड सेल है। यानी ब्लड सेल्स में आकार के आधार पर सबसे बड़ी ब्लड सेल जो होती है ये डब्ल्यूबीसी होती है। एक और बात जो हमें ध्यान रखनी है कि डब्ल्यूबीसी का आकार जो होता है ये अनियमित आकार होता है। अनियमित आकार यानी डब्ल्यूबीसी जो हो सकती है वो किसी भी आकार की हो सकती है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अनियमित आकार की डब्ल्यूबीसी होती है। और एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि विलियम एडिसन ने डब्ल्यूबीसी की खोज की थी। विलियम एडिसन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले डब्ल्यूबीसी की खोज की थी। तो ये तो जनरल जानकारियां जो मैंने बताई कि डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका है, डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। एक और बात जो मैंने बताई कि डब्ल्यूबीसी जो है इसका लाइफ स्पैन 2 से 4 दिन है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होगा। डब्ल्यूबीसी जो होगी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का जो रेशियो होगा 600 अनुपात 1 अनुपात 40 होगा। डब्ल्यूबीसी जो है वो लार्जेस्ट ब्लड सेल है, और डब्ल्यूबीसी का आकार जो है इर्रेगुलर है। अब बात करते हैं हम डब्ल्यूबीसी के प्रकार की, कि डब्ल्यूबीसी मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। तो डब्ल्यूबीसी के जो प्रकार टिक पेपर में हम करेंगे और ऑब्जेक्टिव बुकों में जो इसका आंसर होगा वो 5 होगा, कि डब्ल्यूबीसी के प्रकार होते हैं 5। एक दूसरे विभाजन के अंतर्गत इसका प्रकार 2 भी होते हैं। 2 विभाजनों में इन 5 प्रकारों को बांटा जाता है। किस प्रकार से, यहां तक के जो आप देख रहे हो बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इनमें से जो शुरुआत के 3 है यानी बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और एसिनोफिल्स, इनको कहते हैं कणिकामय। इन तीनों को रखा जाता है कणिकामय के विभाजन में, और मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट को रखा जाता है अकणिकामय में। तो कणिकामय और अकणिकामय में जो 2 विभाजन रहते हैं उनमें इन 5 प्रकारों को रखा जाता है। लेकिन पेपरों में जो आएगा डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की है, इसका आंसर जो होगा वो 5 होगा। 5 प्रकार की है। कौन कौन सी, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स। इनमें से शुरुआत की 3 जो है कणिकामय और बाद की 2 जो है अकणिकामय होती है। अब इन 5 के विषय में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि इन 5 के विषय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से। कुछ कॉमन चीजें तो इन 5 में होंगी क्योंकि सारे डब्ल्यूबीसी का प्रकार है और सारे के सारे रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए ही काम करेंगे। तो दोस्तों जैसे हम इनके विषय में जब देखते हैं कि बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स के बारे में जब हम देखते हैं, पहले बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल्स जो है इसके आगे हम मिनिमम लिख सकते हैं और न्यूट्रोफिल्स के आगे मैक्सिमम लिख सकते हैं। यानी कि इन सब में बेसोफिल्स जो होती है सबसे कम संख्या में उपस्थित होती है और न्यूट्रोफिल्स जो होती है मैक्सिमम यानी सर्वाधिक संख्या में उपस्थित होती है। अब बात करें अगर बेसोफिल्स के फंक्शन की, कि इसका मेन फंक्शन क्या है, तो बेसोफिल्स जो होती हैं ये एलर्जी के विरुद्ध लड़ती हैं। कि एलर्जी जो हमारे शरीर में होती है उसके विरुद्ध लड़ने का काम जिस डब्ल्यूबीसी का है वो बेसोफिल्स है। अब एलर्जी जो होती है वो एक पदार्थ के कारण होती है। जब भी कोई हानिकारक कोई तत्व तो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो फिर उसके बाद हमारा लीवर जो होता है एक पदार्थ स्रावित करता है जिसका नाम होता है हिस्टामिन, और वो हिस्टामिन जो होता है वो फिर एलर्जी उत्पन्न करता है और उसके विरुद्ध लड़ने का काम जो करेगी वो करेंगी बेसोफिल्स। तो इसका मेन फंक्शन जो हो गया वो एलर्जी के विरुद्ध लड़ना हो गया।
दूसरी जो है न्यूट्रोफिल्स, जो कि सर्वाधिक संख्या में होती है। इसके विषय में जब हम देखते हैं तो ये मेनली जो होती हैं ये बैक्टीरिया के विरुद्ध काम करती हैं। यानी कि अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो जाए तो उसके विरुद्ध जो सबसे ज्यादा काम करेंगी डब्ल्यूबीसी और न्यूट्रोफिल्स काम करेंगे। तो इसका मेन फंक्शन जो हो गया वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के विरुद्ध लड़ना हो गया। तीसरा जो है वो है एसिनोफिल्स। एसिनोफिल्स जो होती हैं इनका मेन फंक्शन जो होता है वायरस और बाकी जो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां हैं तो उनके खिलाफ भी लड़ने का काम जो करती हैं वो एसिनोफिल्स करती हैं। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स जो होती हैं इनका जो काम होता है ये वैक्सीनेशन के दौरान, जब भी टीकाकरण की प्रक्रिया होती है तो किसी बीमारी के लिए जो मेमोरी सेल्स हमारी बॉडी में बनती हैं ताकि अगली बार जो है उस प्रकार के जो रोगाणु कारक हैं, यानी चाहे वो वायरस हो चाहे वो बैक्टीरिया हो, हमारी बॉडी उसकी पहचान कर पाए। इसके लिए जो मेमोरी सेल्स निर्मित करते हैं ये दोनों मिलकर करते हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो ये दोनों जो है मिलके काम करेंगे, मेमोरी सेल्स बनाएंगे उन रोगाणु कारकों के विरुद्ध, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस हो। एक चीज हमें और ध्यान इसमें जो रखनी है कि इनमें जो मोनोसाइट होगी ये लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है। लार्जेस्ट का मतलब यहां पे आकार से है, और लिम्फोसाइट जो है ये स्मॉलेस्ट है। ये स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी है और दोनों का काम जो है मिलके मेमोरी सेल्स को निर्मित करना होता है। तो इन 5 के बारे में जो क्वेश्चन बने, डब्ल्यूबीसी के प्रकार आए 5। बेसोफिल्स जो है ये सबसे कम संख्या में होगी और एलर्जी के विरुद्ध लड़ेंगे। दूसरे नंबर पे न्यूट्रोफिल्स, ये मैक्सिमम यानी सर्वाधिक संख्या में होगी, बैक्टीरियन जो इन्फेक्शन होगा उसके विरुद्ध ये लड़ेगी। और एसिनोफिल्स जो होगी वायरस और प्रोटोजोआ से होने वाली जो बीमारियां हैं उनके विरुद्ध लड़ेगी। मोनोसाइट जो है ये लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है हमारी बॉडी की, और लिम्फोसाइट जो है ये स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी है, और दोनों मिलके जो होंगी ये वैक्सीनेशन में हमारी बॉडी के भीतर जो होगा मेमोरी सेल्स बनाने का काम करेंगे। तो इतनी जानकारी तो हो गई इनके टाइप्स के विषय में, यानी 5 टाइप्स डब्ल्यूबीसी के, और ये इनके जो होते हैं फंक्शन होते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी से संबंधित कुछ रोगों की, बीमारियों की। तो डब्ल्यूबीसी से संबंधित जो बीमारियां आपको याद रखनी है, मेनली 2 बीमारियां आपको याद रखनी है। पहली जो बीमारी है उसे कहते हैं ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया, तो ल्यूकोपेनिया क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति में डब्ल्यूबीसी की जो निश्चित मात्रा है उस मात्रा से कमी हो जाए डब्ल्यूबीसी की, तो यह स्टेज कहलाएगी ल्यूकोपेनिया। और ल्यूकोपेनिया स्टेज में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सीधी सी बात है कि डब्ल्यूबीसी का काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, और जब डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाएगी तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, जिससे कि विभिन्न रोग होने की संभावना उसमें बढ़ जाएगी। तो ये कंडीशन तो कहलाएगी ल्यूकोपेनिया। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि डब्ल्यूबीसी जो है इसकी संख्या आवश्यकता से कई अधिक बढ़ जाए, और ये कंडीशन कहलाती है ल्यूकेमिया। जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाए इसे ल्यूकेमिया कहते हैं। और ल्यूकेमिया की जो कंडीशन होती है इसी को ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है दोस्तों कि ल्यूकेमिया कंडीशन में डब्ल्यूबीसी क्योंकि एक प्रकार की कोशिका है, और कोशिका में जब हम पढ़ेंगे तो कोशिका के अंदर एक कोशिकांग होता है जिसे कि हम लाइसोसोम कहते हैं, और लाइसोसोम जिसे कि कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम के अंदर एक तरल एंजाइम बड़ा होता है जिसे कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं, जो कि एसिडिक नेचर का होता है। होता क्या है कि जब डब्ल्यूबीसी बहुत अधिक संख्या में बढ़ रही है, इसका मतलब जो है डब्ल्यूबीसी एक प्रकार की कोशिका है, यानी कि कोशिकाओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तो लाइसोसोम की संख्या भी बढ़ेगी, और लाइसोसोम की संख्या जब बढ़ती है तो अंत में क्या होता है कि ये लाइसोसोम की जो थैली होती है ये फट जाती है, और ये जो तरल पदार्थ है हाइड्रोलिटिक एंजाइम ये अपनी ही कोशिका को नष्ट कर देता है। और अपनी ही कोशिकाओं को जब ये नष्ट करना शुरू करता है तो फिर हमारे शरीर में जो है जो रक्त का प्रवाह हो रहा है इसके बीच बीच में जो टूटी हुई कोशिकाएं हैं ये जुड़ना शुरू हो जाती है, और जुड़ जुड़ के एक क्लस्टर का निर्माण कर लेती हैं, और क्लस्टर जो होता है वो बाद में ट्यूमर बन जाता है, और इसी को ब्लड कैंसर कहा जाता है। और यही स्टेज जो है ये है ल्यूकेमिया। डब्ल्यूबीसी की कमी जो है ल्यूकेपेनिया,
और ल्यूकेपेनिया जो है इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी और विभिन्न प्रकार के रोग होने की संभावना रहेगी। ल्यूकेमिया जो है इसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाएगी, जिसमें कि कई सारी मृत कोशिकाएं जमा होकर एक ट्यूमर का रूप ले लेती हैं और इसी को ब्लड कैंसर कहा जाता है। तो डब्ल्यूबीसी से जुड़े हुए दो रोग आपको याद रखने हैं। खासकर पेपर में जो आता है वो ये आता है कि निम्न में से किस रोग को ब्लड कैंसर के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका आंसर जो होगा ये ल्यूकेमिया होगा। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि मैंने कल बताया था कि आरबीसी को चिकित्सा शास्त्र की भाषा में एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, वैसे ही डब्ल्यूबीसी का भी एक नाम होता है, इसे ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। तो डब्ल्यूबीसी को जो है ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, ये इसका एक और नाम। और इसके बाद बात करते हैं हम तीसरे प्रकार के सेल की, यानी प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स को हिंदी में कहा जाता है विम्माणु। प्लेटलेट्स का जो हिंदी नाम है वो है विम्माणु। अब प्लेटलेट्स जो है इसका भी साइंस की भाषा में एक और नाम है, इन्हें कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स दोस्तों, ये जो थ्रोम्बोसाइट्स में थ्रोम्बो वर्ड होगा, ये थ्रोम्बो वर्ड का मतलब हमेशा जो होगा वो क्लॉटिंग से होगा, यानी थक्का बनाने से होगा। तो प्लेटलेट्स जो होगा इसका मेन फंक्शन जो होगा वो ब्लड का थक्का बनाना होगा, और इसका जो चिकित्सा शास्त्र में नाम होगा वो थ्रोम्बोसाइट्स होगा। अगली बात जो हम इसमें करते हैं कि जैसे कि मैंने बताया था कि आरबीसी में तो मेल और फीमेल में थोड़ा सा अंतर है, डब्ल्यूबीसी में कोई अंतर नहीं था, प्लेटलेट्स में भी कोई खास अंतर नहीं होता है। 4.5 से 5.5 लाख पर 100 ml हीमोग्लोबिन में दोनों में ही मात्रा मेल और फीमेल में जो होती है लगभग सेम होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें फॉर्मेशन का, तो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन भी बोन मैरो में होता है। लाइफ स्पैम की अगर हम बात करें तो प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैम जो होता है ये 8 से 10 दिन होता है। 8 से 10 दिन इसका लगभग लाइफ स्पैम होता है। अगर इसकी बात करें कि इसकी जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है, तो इसकी जो डेथ होती है वो और रिफॉर्मेशन होता है, ये भी दोनों ब्लड में होता है, यानी रिफॉर्मेशन भी ब्लड में होता है और इसकी जो डेथ होती है वो भी ब्लड में ही होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके साइज का, तो प्लेटलेट्स का साइज जो होता है वो राउंड में होता है, यानी राउंड साइज की प्लेटलेट्स होती हैं। इसके अलावा इसके फंक्शंस की बात मैंने बताई कि प्लेटलेट्स का हमेशा मेन फंक्शन जो होगा वो होगा ब्लड क्लॉटिंग का, यानी कि रक्त का थक्का जमाना। और रक्त के थक्के जमाने के विषय में जब हम 2-3 बातें अगर देखते हैं, तो पहली इंपॉर्टेंट सी बात की जो भी रक्त का थक्का जमता है जनरली वो ह्यूमन बॉडी के आउटसाइड, यानी कि ह्यूमन बॉडी के बाहर की तरफ से रक्त का थक्का जमता है, अंदर नहीं जमता है। अब एक क्वेश्चन यहां से जो मन में आता है वो ये आता है कि ब्लड में जो है वो प्लेटलेट्स उपस्थित है और ब्लड जो है बॉडी के भीतर है, और फिर भी हमारी बॉडी के भीतर जो है वो रक्त का थक्का नहीं जम रहा है। इसके कुछ कारण होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स और एक होते हैं एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स का काम होता है थक्का जमाना और एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स का काम होता है कि बॉडी के भीतर थक्का ना जमने देना। अब जब हम क्लॉटिंग फैक्टर्स की बात करते हैं, यानी कि वो फैक्टर्स जो कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होंगे, उनकी जब हम बात करते हैं तो इनमें पहला हम लिख सकते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स को मैं बता रहा हूं। सबसे पहले कैल्शियम। कभी कभी आ जाता है कि निम्न में से कौन सा तत्व जो है रक्त को थक्का जमाने में सहायता करता है, तो कैल्शियम। विटामिन में अगर हम बात करें तो विटामिन होता है विटामिन के। विटामिन के, जब विटामिन के बारे में पूछेगा कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, तो विटामिन के। और तत्व की बात करें तो कैल्शियम। इसके अलावा कुछ और फैक्टर की कुछ प्रोटीन्स जो मैंने बताए थे पहले भी, जो कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। 5 प्रोटीन्स के नाम मैंने बताए थे, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रोनोजन और ग्लोबुलिन। ये सारे जो होते हैं रक्त का थक्का जमाने वाले प्रोटीन्स होते हैं। तो इन प्रोटीन्स में उन्हीं के नाम हम रिपीट करेंगे और उन्हीं को लिखेंगे, जिनमें मैंने बताया था फाइब्रोनोजन जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे जो हो गए ये तो क्लॉटिंग फैक्टर हो गए। इसके अलावा अगर बात की जाए एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स की, जो कि बॉडी के भीतर रक्त का थक्का जमने नहीं देते हैं, तो इनमें एक पदार्थ होता है बॉडी के भीतर जिसे कहते हैं हिपेरिन। हिपेरिन नाम का पदार्थ जो होता है इसको स्रावित करने का काम लीवर करता है, और यही वो पदार्थ है जिसके कारण हमारी बॉडी के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो हिपेरिन है लीवर इसका स्रावण कम कर देता है। जिस भी व्यक्ति में जो होगा हिपेरिन का स्रावण अगर कम हो जाए तो उसका रक्त का क्लॉटिंग जो हो सकती है वो बॉडी के भीतर हो सकती है।
इस स्थिति में उसे आर्टिफिशियल हिपेरिन दिया जाता है, जिसे कि हिरुडिन कहा जाता है। आर्टिफिशियल हिपेरिन को हिरुडिन कहा जाता है और हिरुडिन जो है ये जोंक की लार से प्राप्त किया जाता है। तो हिरुडिन को जो प्राप्त किया जाता है जोंक की लार से प्राप्त किया जाता है। बॉडी के भीतर जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो कैल्शियम है, विटामिन के है, प्रोटीन है, जिनमें की सबसे इंपॉर्टेंट फाइब्रोनोजन है। एंटी क्लॉटिंग फैक्टर जो है उसका नाम है हिपेरिन। हिपेरिन का स्रावण लीवर करता है। आर्टिफिशियल हिपेरिन को हिरुडिन कहते हैं और हिरुडिन जो प्राप्त किया जाता है ये जोंक की लार से प्राप्त किया जाता है। तो ये तो जानकारी हो गई इनके बारे में। जो प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन था यानी कि रक्त का थक्का जमाना। अगली बार जब हम देखते हैं तो हम देखेंगे प्लेटलेट से संबंधित कुछ रोग यानी प्लेटलेट से संबंधित कुछ बीमारियां, उनके विषय में हम देखते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं डिजीज ऑफ प्लेटलेट्स के बारे में यानी प्लेटलेट से संबंधित रोगों के बारे में, जिसमें कि पहला रोग जो है इसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नाम की जो बीमारी है दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जो प्लेटलेट्स है इसकी मात्रा जो होती है डिक्रीज हो जाती है और प्लेटलेट्स की संख्या जब कम होगी तो इसी स्टेज को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाएगा। और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की जो स्टेज होगी इसमें प्लेटलेट्स का बनना कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि रक्त का थक्का जो होगा वो देर में बनेगा और जिसके कारण ब्लीडिंग की जो मात्रा है वो बढ़ सकती है। तो ये तो पहली डिजीज हो गई थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। दूसरी जो डिजीज है इसमें उसे बोलते हैं थ्रोम्बोब्लास्टिस। और थ्रोम्बोब्लास्टिस की जो कंडीशन है इसमें प्लेटलेट्स की मात्रा जितनी निश्चित होनी चाहिए उससे ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी के भीतर ही ब्लड की क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। और ब्लड की क्लॉटिंग जो शुरू हो जाएगी तो इस प्रकार का जो रोग होगा उसी को कहा जाएगा थ्रोम्बोब्लास्टिस। तो मात्रा बढ़ जाना ये कहलाता है थ्रोम्बोब्लास्टिस। और तीसरा रोग जो हम इसमें बोल सकते हैं ये एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है, हीमोफीलिया में याद रखना दोस्तों, इसको हम आनुवांशिक बीमारी वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं। हीमोफीलिया जो रोग है इसमें होता क्या है कि इसमें भी जो प्लेटलेट्स की मात्रा होती है, प्लेटलेट्स बनती हैं और बहुत जल्दी नष्ट हो जाती हैं। तो इस टाइप की बीमारी, आनुवांशिक बीमारी जो होती है हीमोफीलिया, इसमें भी प्लेटलेट्स की मात्रा कम होगी और प्लेटलेट्स बनेंगी तो सही लेकिन वो जल्दी ही नष्ट हो जाएंगी। तो इसी को कहा जाता है हीमोफीलिया। ये एक आनुवांशिक रोग है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये भी चीज हमें याद रखनी है कि जो हीमोफीलिया रोग था ये सबसे पहले ब्रिटेन की जो राजशाही परिवार है उसमें मिला था, इसलिए इसको रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। रॉयल डिजीज भी इसे कहा जाता है क्योंकि ब्रिटेन के शाही परिवार में ये पहली बार मिला और क्वीन विक्टोरिया में जो है इसके पहली बार लक्षण देखे गए थे, इसलिए इसको रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। तो इतनी चीज आपको रोग में ध्यान रखनी है। 3 रोग आपको प्लेटलेट से याद रखने हैं। एक रखने हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, दूसरा जो रखना है थ्रोम्बोब्लास्टिस और तीसरा हीमोफीलिया। और इनमें से हीमोफीलिया जो है एक जेनेटिक यानी कि आनुवांशिक बीमारी। दोस्तों ये हुई ब्लड की सेल्स जो हमने 3 सेल पढ़ी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। इसके आगे हमें अध्ययन करना है ब्लड ग्रुप्स के बारे में, यानी ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, एपीओ सिस्टम क्या होता है और इसके अलावा हमें जो पढ़ना है ब्लड ग्रुप्स की जो वंशागति होती है वो किस प्रकार से होती है। तो ये सारा हमें अध्ययन करना है। और साथ ही दोस्तों हमारी जो चैनल है इसकी प्लेलिस्ट पे जो होगा एक जीएस वाला पोर्शन होगा, एक साइंस वाला होगा और इसके अलावा हम अभी जीएस के जितने भी सारे सब्जेक्ट होते हैं यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, इन सभी के वीडियो अपलोड करने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो उत्तराखंड से संबंधित कुछ वीडियोस, हिंदी से संबंधित कुछ वीडियोस इसमें हम अपलोड करेंगे। और आने वाले समय में हमारी वेबसाइट पे आप ऑनलाइन ग्रुप सी या फिर उत्तराखंड पीसीएस के लिए टेस्ट दे पाएंगे, जो कि टेस्ट जो होगा ऑनलाइन होगा और तुरंत उसका रिजल्ट जो होगा आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो जो हैं अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।